भाई मेरी सीट है SHO की, मेरे को महीने के पैसे अच्छे खासे मिल रहे होते हैं। अब जो DSP की जो पोस्ट है वो 5 करोड़ 50 है। अगर मेरे को सीट से हटाओगे तो मैं तो घर पे आ जाऊंगा बिल्कुल। और जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है वो भी 5 करोड़ है। कि हम अपनी सीट बचाते हैं। 5 लाख वाला थाना भी है, 10 लाख वाला भी है, 15 लाख वाला भी है। मतलब सबको पता है और फिर भी पूछ रहे हैं। हफ्तावार एक सिलसिला भी शुरू हो गया। ये कोई पूछने वाली बात है? उस लिस्ट के मुताबिक उनके ऑर्डर निकाल दिए जाते थे और वो पुलिस में भर्ती हो जाती। पुलिस वाला जो पकड़ेगा किसी पिस्तौल वाले को, उसको कोर्ट तक पहुंचाने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये चाहिए, जो वो देगा रिश्वत लोगों को। बंदा कर मामलात सीधे करने के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए। बंदा बहुत बड़ा काम होता है, फिर उस बंदे को भुगतना उससे बड़ा काम होता है। अब वो चाहे कहें चांद से ये ले आओ ये ले आओ, ऐसे चीज़ वो काम करना ही करना है, बिकॉज हिज एवरीथिंग इज ऑन द स्टेक। यार क्या यार बड़ा यार, ये तुमने बहुत खतरनाक सवाल कर लिया। होता कैसा फिर? लेकिन आज मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, जब मैं आया था तो ये तबाही नहीं थी। हर आदमी का एक ही मसला है, चाहे वो आप हो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे ये हम सब का एक ही मसला है, पैसा। साल था 1920 और दिन था 21 नवंबर। आयरलैंड के शहर डबलिन के क्रॉक पार्क स्टेडियम में 10,000 शायकीन फुटबॉल मैच देखने के लिए जमा थे। ये वो दिन थे जब डबलिन में आयरलैंड की आज़ादी की मुसल्लह तहरीक ज़ोरों पर थी। जिस दिन मैच हो रहा था उसी दिन बागियों ने कई बरतानवी अफसरों को कत्ल किया था। सबको ख़तरा था कि मैच के दौरान भी कोई वाक़या पेश आ सकता है, बरतानवी फ़ौज अपने अफसरों के कत्ल का बदला ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में मैच देखने आए। मैच 2:45 बजे शुरू होना था, लेकिन हालात की वजह से आधा घंटा देर से शुरू हुआ और मैच शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट बाद एक तैयारे ने स्टेडियम के गिर्द चक्कर काटा और कुछ ही देर में बरतानिया की एक स्पेशल फोर्स ने स्टेडियम पर धावा बोल दिया। शायकीन और खिलाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस स्पेशल फोर्स का नाम रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबलरी था। ये नाम याद रखिएगा। स्टेडियम में भगदड़ मच गई। लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तमाम दरवाज़ों पर फौज तैनात थी और किसी को निकलने की इजाज़त नहीं थी। 2 मिनट तक मुसलसल फायरिंग चलती रही। एक खिलाड़ी समेत 14 अफराद मारे गए और 100 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए। आज भी इस वाक़े की वजह से बरतानिया में 21 नवंबर 1920 को ब्लडी संडे यानी खूनी इतवार के नाम से याद किया जाता है। पाकिस्तान में इस दिन को तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इस वाक़े में कत्लेआम करने वाली आयरिश कॉन्स्टेबलरी फोर्स का नाम हमें सिंध पुलिस की वेबसाइट पर नज़र आता है। जी हाँ, सिंध पुलिस की वेबसाइट बताती है कि बरतानवी अफसर चार्ल्स नेपियर आयरिश कॉन्स्टेबलरी से मुतासर थे और उन्होंने इसी मॉडल पर सिंध पुलिस की बुनियाद रखी, यानी पुलिस की बुनियाद ही गलत रखी गई। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि पुलिस के साथ आखिर मसला क्या है। पुलिस का नाम सुनते ही हमारे जहन में नालायकी, करप्शन, रिश्वत, जुल्म और खौफ का तस्वर क्यों आता है? क्या वजह है कि हमारा मोबाइल छिन जाए या मोहल्ले में झगड़ा हो जाए हम पुलिस से मदद लेने से कतराते हैं, हालांकि इनका काम ही हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्या पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं या इनको ऐसा बना दिया जाता है? पुलिस अफसरान का वर्ल्ड व्यू क्या है? उनके नज़दीक क्यों रिश्वत, चाय पानी और तमाम बुराइयां नॉर्मलाइज्ड हैं? हमने इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के दौरान कई पुलिस अफसरान से बात की और यही जानने की कोशिश की कि पुलिस अगर ऐसी है तो क्यों है। तो आइए जानते हैं पुलिस की कहानी। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों का पस मंज़र और बिहाइंड द सीन्स देखने हैं तो पैट्रियन मेंबर बने। तो चलें राव अनवार और चौधरी असलम की फोर्स की कहानी की तरफ। चलें शुरू से शुरू करते हैं। सिंध पुलिस में अफसरान की भर्ती के 3 तरीक़ेकार हैं। आला अफसरान CSS के इम्तिहान पास करके तैनात होते हैं। इनसे नीचे के अफसरान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए सेलेक्ट होते हैं, जबकि 90% पुलिस कांस्टेबल लेवल की होती है। इस लेवल पर पुलिस अफसरान NTS और फिज़िकल टेस्ट पास करके फोर्स में शामिल होते हैं और इसी सिलेक्शन के प्रोसेस से मसला शुरू हो जाता है। हमारे बुनियादी सवाल कि पुलिस ऐसी क्यों है का जवाब यहीं से शुरू हो जाता है।
कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए इनको काफ़ी जो है वो माजी में आज से 4-5 साल पहले तक बहुत करप्शन है। दौड़ भी हुई है, पेपर भी हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक लिस्टें बनी बनाई आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस से चूँकि भर्ती होती है वहाँ पहुँचती थी, उस लिस्ट के मुताबिक उनके ऑर्डर निकाल दिए जाते थे और वो पुलिस में भर्ती हो जाते। लेकिन अब निज़ाम ज़ाहिर है चेंज हुआ है, तो उसके बाद अब आया है, तो अब उसमें भी किसी हद तक शफाफियत मैं समझता हूँ है कांस्टेबल की भर्ती। पहले तो ये सियासी बुनियादों पे पोजीशन जाती थी, फलां वडेरे के, फलां सियासी आदमी के 50 पुलिस वाले, 10 पुलिस वाले, 20 पुलिस वाले। लेकिन एडी ख्वाजा साहब के बाद थोड़ा सिस्टम बना है कि मेरिट पे पुलिस वाले भर्ती हुए। बड़े अच्छे आपको पढ़े लिखे पुलिस वाले मुहज़्ज़ब भी आपको नज़र आएंगे। वो बाद में पुलिस के कल्चर में ख़राब हो जाए तो एक अलग बात है। इन मराहिल से गुजरने के बाद ट्रेनिंग का मरहला आता है। मैंने इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के दौरान कराची में तैनात एक हेड मुहर्रिर और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के एक डीएसपी से तवील गुफ्तगू की। दोनों अफसरान का नाम इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि वह हाजिर सर्विस हैं, लेकिन उन्होंने जो मसाइल बताए वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमसे बात करने वाले अफसरान ने बताया कि पुलिस को दी जाने वाली ट्रेनिंग और तालीम का असल पुलिसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। नई भर्ती होने वाले सिपाहियों को न केस की तफ्तीश का तरीक़ाकार बताया जाता है, ना ही उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि एफआईआर में किन चीज़ों का ख्याल करना है और उसको जज के सामने कैसे डिफेंड करना है। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में कत्ल का वाक़या हो जाता है। अब पहला मरहला मालूमात इकट्ठे करना, क्राइम सीन को एग्जामिन करना और तहकीकात का आगाज़ करना होता है। दुनिया भर में पुलिस अफसरान को एक्चुअल केसेस में शामिल करके ये तरबियत दी जाती है, लेकिन सिंध पुलिस में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। जो सीखता है वो पुलिस में आने के बाद अपने तजर्बे से ही सीखता है। इस बम को तो पेश किया गया था सबूत के तौर पर, लेकिन ये फट कैसे गया? जज ने सवाल किया था एहलकार से कि दस्ती बम चलता कैसे है, तो इस पर एहलकार ने जवाब ऐसे दिया कि पिन निकाल दी और बम फट गया। इस वाक़े ने पुलिस की नहली का पोल खोल दिया है। ऐसा कोई भी ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाता हो कि आपने अपेयर कैसे होना है, कोर्ट में कैसे जाना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करती हैं। ये तो आपका एक ट्रांसफ़र हुआ, आपको पुलिस में थाने में पोस्ट कर दिया गया या आपको कहीं पोस्ट कर दिया गया। गिनती के हिसाब से अफसरान को 16 आदमी हैं, 16 में 8 को आपने इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया, 8 को आपने ऑपरेशन में डाल दिया। अब जो उसमें नहीं देखा कि कौन किस चीज़ का एक्सपर्टी है। चलें आगे चलते हैं। इस नाक़िस ट्रेनिंग के बाद सिपाही थाने पहुंचता है। वहां वो ड्यूटी मुंशी को रिश्वत देकर अपनी पोस्टिंग करवाता है और बिलाखिर वहां पहुंच जाता है जहां मेरा और आपका उससे इंटरेक्शन होता है। यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। रिश्वत सतानी तो शायद सिंध के तमाम ही इदारों में राइज है, लेकिन एक करप्ट पुलिस अफसर इतना ही ख़तरनाक है जितना अताई डॉक्टर होता है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में मरीज की जान होती है और पुलिस अफसर के हाथ में मुल्जिम का अंजाम होता है। जी हाँ, एक एसएचओ के हाथ में वो इख्तियार होता है जो हाई कोर्ट के जज के पास भी नहीं होता। कैसे? एक पुलिस अफसर की ज़बानी ही सुने। अभी एक मर्डर का मुल्जिम है, वो हाई कोर्ट उसकी ज़मानत लेती है। हाई कोर्ट जब ज़मानत लेती है तो उससे ज़मानत नामा भी, बॉन्ड पेपर भी बनवाती है, वकील भी होते हैं, 25 जिरा होती है, उसके बाद उसकी ज़मानत होती है। ये पावर है हाई कोर्ट के जज की। एसएचओ की पावर क्या है पता है आपको? वही मुल्जिम एसएचओ के पास बंद है, एफआईआर वही है। रात को 2 बजे एसएचओ को पता लगता है कि यार तफ्तीश में यार ये बंदा बेगुनाह है, एसएचओ उसको वहीं से छोड़ सकता है। नो नीड टू सेंड द कोर्ट। रात को 2 बजे एसएचओ 2 एंट्रियाँ करके जा बेटा तू घर जा। ये एसएचओ की पावर है। अब आप ज़रा सोचें, इस एब्सोल्यूट पावर के साथ पुलिस वालों की पैसे लेने के हवाले से जो शोहरत है वो किस हद तक ख़तरनाक है। कितने ही ख़तरनाक मुल्जिमान पैसे देकर रिहा हो जाते होंगे और कितने मासूम लोग पैसे ना होने की वजह से उन जराइम की सज़ा भुगत रहे होंगे जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। ये यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि पुलिस वाले ऐसा जुल्म क्यों करते हैं। हर आदमी का एक ही मसला है, चाहे वो आप हो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे ये है, हम सब का एक ही मसला है, पैसा। मैं भी कॉलेज से निकल के पुलिस में आ गया तो आके मेरे सींग तो नहीं निकल गया ना भाई। मैं भी वो उसी मजबूरियों में हूँ जिस मजबूरी में मैं जब कॉलेज में था, जब पुलिस में आया, जब था। अब मेरे को यहाँ पे एक्सेस मिल गई कि पावर को मिस यूज़ करूँ पैसे के लिए। ये वही अफसर है जो रात को 2 लाख रुपए मेरे से मांग रहा था। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिंपली लालच का इशू है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। एक पुलिस अफसर की तनख्वाह मामूली है, उसको सहूलियात भी नहीं मिलती,
लेकिन उसके पास बेपनाह इख्तियारात हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी का भी कोई तरीक़ेकार नहीं है। तो आखिर इस सूरत हाल में पुलिस वाले से क्या ही तवक्का की जा सकती है। मैं यूनाइटेड नेशन के अंदर 5.25 साल रह के आया हूँ। मैंने 3 UN मिशन किए हैं। वहाँ पे हमने तो सोचा भी नहीं कि रिश्वत भी कोई चीज़ होती है। मतलब हमारे जहन में भी नहीं आया किसी से 10 रुपये भी ले लें वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें $4,500 मंथली पे हो रहे थे। जब इतनी बड़ी रकम मिल रही थी तो मेरे को क्या ज़रूरत है मैं हरामकारी करूँ। सिक्योरिटी में किसी की भी ड्यूटी जो है ना 8 घंटे से ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा नहीं हो सकती ना, एक्सेप्शनल कोई इमरजेंसी आ, लेकिन यहाँ पे मुसलसल 12 घंटे की ड्यूटी होती है। खाली आदमी के ऊपर फिर आप इतने डिसिप्लिन भी लगा दो और इतनी बातें भी कि भाई आप ये वो फलां, वो भाई किस तरह करेगा? अपने उसने घर नहीं चलाना, अपना बच्चे नहीं पढ़ाने। किसी थाने में चले जाएं कराची के, आपको नफरी बहुत कम मिलेगी, रिक्वायरमेंट से बहुत कम। हमारे पास तो ना पुलिस का स्कूल है, अस्पताल हमारा एक है, उसके अंदर 20 रुपए की छुट्टी मिलती है। पुलिस के लिए एक मेडिकल कार्ड अब आया है। अब आप ये इमेजिन करें कोई आदमी कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। अगर उसने 12 घंटे यूनिफॉर्म में ड्यूटी करनी है तो घर से घंटा पहले तो चलेगा और वापसी पे, सो ही स्पेंडिंग जस्ट इमेजिन 14 आवर्स प्लस माइनस ऑन रोड आउट ऑफ हिज हाउस। एक तरफ ये मसाइल होते हैं तो दूसरी तरफ बड़े अफसरान और सिपाहियों में गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। सिपाही बस अपने बल बोते पर ही होता है। इसका काम छोटे बड़े जराइम रोकना होता है, लेकिन ना उसके पीछे इसका इदारा खड़ा होता है, ना ही इसको कोई मसला पेश आ जाए तो इसके अफसरान इसकी मदद के लिए आते हैं। मैंने ज़िंदगी में जो पावर डिस्टेंस इधर देखा है, पावर डिस्टेंस आप समझते हैं जो अपने मातहत और सीनियर और जूनियर के दरमियान पावर डिस्टेंस, वो मैंने कहीं नहीं देखा। सिपाही की जान निकली होती है या एसआई की अपने SSP को DSP को मिलने से, और इतना पावर डिस्टेंस है। जब आप अपनी सिपा से ही नहीं तो आप कहाँ उसके शहीद या सिस्टम वगैरह, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। देयर इज़ अ बिग ब्रेक डाउन बिटवीन। फिर मैं मिसाल दूंगा कि आर्मी का सिपाही किसी एक जगह पे खड़ा है ना, तो वो समझता है कि पूरी फ़ौज उसके पीछे खड़ी है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और उसको, उस सिपाही को वो भी जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सपोर्ट करता है। अभी उसकी बड़ी रिसेंट सी मिसाल है कि वो वज़ीर बल्दियात हैं, उनके भाई के साथ क्या हुआ। नहीं, ऑब्वियस कि उन्होंने एक फ़ौज के एक सूबेदार मेजर से कोई उन्होंने बदतमीज़ी, तो उन्होंने, तो दैट इज़ वे। अब हमारे पास तो ये है ना कि आपको ज़रा सा हो जाए तो आप वो फीलिंग, वो अटैचमेंट है नहीं जहाँ पे लीडरशिप उस लेवल पे जाके अपनी सिपा को सपोर्ट भी करे, ओन भी करे। इसीलिए थाना वो जगह बनने के बजाय जहां लोगों के मसाइल हल हों, खुद लोगों के लिए एक मसला बन गया है। पहले थानों के रेट लगते थे, लेकिन अब थाने किस्तों पर दस्तयाब हैं। लेकिन इन तफसीलात में जाने से पहले हम सिपाही से ऊपर के दर्जे यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आने वाले पुलिस अफसरान की भर्ती पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि थाना चलाने में इनका भी बड़ा किरदार होता है। चलें ये कहानी औरंगी टाउन से शुरू करते हैं। 18 नवंबर 2023 की रात 2:15 बजे पुलिस की टीम ने शाकिर खान नामी ताजिर के घर रेड किया। पुलिस को इत्तला थी कि शाकिर खान के घर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुताल्लिक कुछ अहम दस्तावेज छुपी हुई हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे पुलिस ने कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स बरामद करने के बजाय इस घर से 2 करोड़ रुपए मालियत का कैश और सोना अपनी तहवील में ले लिया और घर वालों को अगवा करके अपने साथ ले गए। मामले से पर्दा हटा तो पता चला कि ना MQM लंदन का कोई मसला था और ना ही पुलिस वालों को कोई इत्तला थी, बल्कि पुलिस ने रेड के बहाने बाकायदा डकैती डाली थी। और इस डकैती के पीछे किसी छोटे सिपाही का नहीं, बल्कि उस इलाके के DSP उमैर तारिक बजारी का नाम सामने आया। ज़रा सुने मीडिया ने बजारी साहब की इस मुबैना वारदात की क्या शर्मनाक तफसीलात रिपोर्ट की। कराची पुलिस के DSP उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी से मुतालिक इंकशाफात। उमैर तारिक की प्राइवेट पार्टी 15 से 20 सादा लिबास एहलकारों पर मुश्तमिल थी। दरखास्त में वो ये कहते हैं कि 18 अक्टूबर को सरकारी मोबाइल मेरी दुकान पर आई। पुलिस एहलकार दुकान से 1,75,000 के इम्पोर्टेड सिगरेट ले गए। तारिक बजारी उसकी प्राइवेट पार्टी के अंदर गैर कानूनी छापे, डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी के वाक़यात में भी मुलव्विस है। दिलचस्प बात यह है कि उमैर तारिक बजारी
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बजारी के भतीजे, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के साबिक चीफ तारिक बजारी के बेटे और साबिक वज़ीर आला सिंध अब्दुल्ला शाह के सेक्रेटरी के पोते हैं। इनको इस डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी की रिवायत के ऐन मुताबिक इनको बरी कर दिया गया। हमने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए होने वाली भर्तियों की बात कर रहे थे। उमैर बजारी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके ही डीएसपी तैनात हुआ था। इससे आपको पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके इम्तिहान की हकीकत का अंदाज़ा हो ही गया होगा। अभी डीएसपी भर्ती हुए हैं, उनमें भी मैं समझता हूँ कि शफाफियत कतई तौर पे हमें नज़र नहीं आई। इसमें सबसे मेन बात यह है कि कराची सूबाई दारुल हुकूमत है, कराची मरकज़ी शहर है, तमाम पॉलिसी, तमाम हेड ऑफिस, तमाम इदारे, तमाम इवन आपका गवर्नर, सीएम, तमाम कराची के अंदर मौजूद। अपने मामलात अपने हाथ में रखने के लिए इसका जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है वो हैदराबाद में बना है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी पुलिस का सियासी इस्तेमाल इन्हीं गैर शफाफ भर्तियों के ज़रिए करती है और ये सिलसिला आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। बेनज़ीर साहबा की जो पहली गवर्नमेंट थी 88 से 90, फिर 93 से 96, वहाँ पर तो कोई 47 बंदे इन्होंने डीएसपी भर्ती किए और वो सारे के सारे सिफारिशी थे। उनसे एक पर्चा लिया गया उर्दू का और वो उस उर्दू के पर्चे में सिर्फ एक बंदा पास हुआ, बाकी सारे फेल हो गए। मजबूरी थी यहाँ के सिस्टम की कि उनको अच्छी और लुक्रेटिव पोजीशंस दी जाए। वो सारे ऐसे थे जिन पे क्रिमिनल केसेस थे, वो सारे क्रिमिनल्स थे, पीएसएफ के लड़के थे जिनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि वो पीएसएफ में थे, या वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि वो फलां एमएनए का भाई है, फलां एमएनए का भांजा भतीजा है। और सब के सब जब पुलिस की सर्विस में आ गए तो वो सरदार हो गए। लेकिन इनके जाने के बाद भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा और आज भी डीएसपी की तैनाती इंतहाई मशकूक तरीके से होती है। 2016 में मुराद अली शाह सीएम सिंध, उन्होंने कहा था कि हम मेरिट को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो डीएसपी की जो पोजीशन है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में वापस लाई गई। हम सब खुश हुए कि हमारे बच्चे भांजे, हमारे इलाकों में रहने वाले, कतई नज़र के वो कराची से बिलोंग करता है, वो कौन सी ज़बान बोलता है, मेरिट पे आएगा, एक अच्छा कैडर आएगा। लेकिन हुआ उसके उलट। 80% डीएसपी की पोजीशंस या तो बेच दी गई या पॉलिटिकल सिफारिश पे दी गई। अब जो डीएसपी की जो पोस्ट है वो 5 करोड़ प्लस है और जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है वो भी 5 करोड़ है। आपकी मर्ज़ी है, आप 5 करोड़ भर सकते हैं तो आप 5 करोड़ भरें, आप एसी बने या डीएसपी बने। तमाम लिस्ट वहाँ जाती है उनके पास पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद, वो उस लिस्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। कागजात में भर्ती के लिए तमाम चीज़ें मैनेजमेंट की जाती है, उनकी टेस्ट मैनेजमेंट की जाती है। एमएनए, एमपीए या जो भी उनके इलाके के हल्के के लोग होते हैं उनका एक एक बंदा इन्होंने भर्ती करना होता है। अब वो क्या करते हैं कि आपने थर से किसी लेडीज़ को करा लिया और एकदम जनाब हाईलाइट करवा दिया, पूरा माहौल कैप्चर कर लिया कि जनाब वाह क्या बात है, सिंध गवर्नमेंट देखो गरीब घर से उठे हुए इसको वो कर देती है। तो इस तरह के ड्रामे करके उसको एक्चुअल जो पीछे कहानी होती है, करप्शन होती है, जो उसकी जो भर्तियों में जो उन्होंने किया होता है उस पर पर्दा डाल देते हैं। अब इस तरीके से भर्ती होने वाले अफसरान अपने थाने और ज़िले कैसे चलाते होंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों ने इंटरव्यूज़ में जो तफसीलात हमें बताईं वो वाकई हमारे अंदाज़ों से भी ज़्यादा हैरान कुन थी। अभी तक की कहानी में हम भर्ती होकर थाने के दरवाजे तक पहुँचे हैं। अब हम थाने के अंदर चलते हैं और देखते हैं थाना कैसे चलता है। कराची में तकरीबन 120 पुलिस थाने हैं। पुलिस को करीब से देखने वाले सहाफ़ी बताते हैं कि मुबैना तौर पर हर पुलिस स्टेशन में एसएचओ लगने की अलग कीमत है। जिस थाने की हुदूद में जितने जराइम होते हैं और जितने बड़े जराइम होते हैं उतनी ही वहाँ के एसएचओ की वसूली होती है और इसी हिसाब से इस थाने में एसएचओ लगने की कीमत भी होती है। वो तो थाने के हिसाब से रेट होते हैं। 5 लाख वाला थाना भी है और 10 लाख वाला भी है, 15 लाख वाला भी है। कुछ थाने ऐसे कराची शहर के अंदर हैं जिनकी वैल्यू है सबसे ज़्यादा। आप शहर का एक थाना है जो इसको जो है परेडी थाना, उसकी काफ़ी हाइप है। वहाँ पर एसएचओ वही लगता है जो कहीं बड़ी तरफ से आता है, यानी ये एसएसपी या डीआईजी लेवल का ये थाना नहीं है। इसके बाद एक थाना खारादर है। खारादर थाना जो है उसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है
और उसके बाद अगर आप कहें तो पुराने तर्ज का जो गड्डाफ थाना था उसकी तर्ज पे अगर आप जाएं तो बहुत हाई फाई थाना हो, उसमें सरजानी टाउन है और मंगो पीर है। हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत अजीब थी, लेकिन हमने जब ये सवाल साबिक डीएसपी तारिक असलम से किया तो उन्होंने हमें कहा इसमें हैरानगी की क्या बात है, ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है। देखो यार, बात ये सीधी सी बात है, तो मैं आपको, जब आदमी एसएचओ लगता है या कहीं डीएसपी लगता है तो जाहिर उसको कोई लगाता जो है उसके भी तो बेनिफिट्स होते ही है ना। ये तो इसमें मतलब ऐसा, ये आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मतलब सबको पता है और फिर भी पूछ रहे हैं, ये कोई पूछने वाली बात है। अब मैं आपसे भी क्या अर्ज़ करूँ कि आप भी एसएचओ लगते या डीएसपी कहीं लगते अच्छी जगह पे जहाँ पे 10 लाख रुपए महीने के 50 लाख मिल रहे हो, तो जो लगाएगा वो भी अपने बेनिफिट्स रखेगा नहीं रखेगा? ये कौन सा ऐसी बात है यार, ये सबको पता है ना भाई। किसी ज़माने में गडाफ थाना कराची का प्राइम थाना समझा जाता था, लेकिन अब दूसरे थाने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कुछ हसास इलाकों में तो एक ही एसएचओ सालों से किसी इंतहाई अहम घर की सिफारिश पे तैनात होता है, लेकिन अक्सर थाने मुबैना तौर पर ज़्यादा कीमत लगाने वाले को मिलते हैं। ये कीमत कैसे लगाई जाती है, इसका तरीक़ेकार भी इंतहाई दिलचस्प है। जिस थाने की हदूद में वो लग रहा है उस थाने की हदूद में ऑलरेडी उसकी पार्टियां मौजूद होती हैं जिन्होंने काला धंधे करने होते हैं या कर रहे होते हैं पहले से। उनको पकड़ता है, उनसे वो एडवांस में पैसे लेता है, एडवांस में पैसे लेके उसने एक यकमुश्त रकम जो है वो जमा करा दी और उसके बाद वो लग गया, फिर वो लग जाता है मुंज कमाइयों पे, कहानियाँ चलता रहता है। चलें अफजल डोगर साहब की ज़बानी ऐसे ही एक थाने की कहानी सुनते हैं। यहाँ कमाई कैसे होती है और यहाँ की तैनाती का प्रोसेस आजकल क्या है। सिफारिश जो है, अगर आपने मंगोपीर थाने की बात कर रहे हैं तो वो सिफारिश यहाँ से चलती है, हब से होते हुए कोयटा बलूचिस्तान तक जाती है, बलूचिस्तान से वापस पलट के वो यहाँ कराची के बड़े हाउस तक आती है, बड़े हाउस से टकराती है, फिर इस्लामाबाद जाती है, इस्लामाबाद में एक ईवान है, वहाँ से चलते हुए फिर वापस वो बिलावल हाउस आती है। मैं समझता हूँ वो थाने की तो कहानी यही है जो मंगोपीर की अगर हम बात करें, और उसके लिए कोई पैसा पाई कुछ नहीं होती, उसने सिर्फ जो हुक्म मिलता है उस पे काम दिखाना है। और दूसरी बात यह है कि उसने साथ साथ अपने भी दाल रोटी पूरी कर लेता है, जो मैं समझता हूँ 2-3 महीने में वो। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तरीक़ेकार भी अब पुराने होते जा रहे हैं। सिस्टम चलाने वालों को एहसास हो रहा है कि इस तरह तो एक दफ़ा कीमत वसूल होती है और फिर एसएचओ सालों तक खुद ही कमाता है, इसलिए अब थाने मुबैना तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने लमसम तो पैसे एकदम देने ही हैं, उसके बाद आपने थाना चलाना है, थाना चलेगा तो उसके हफ्तावार एक सिलसिला भी शुरू हो गया है। यानी एक दफ़ा की वसूली के बाद एसएचओ को हर हफ्ते और हर महीने अफसरान बाला को पैसे पहुंचाने होते हैं, और अगर वो पहुंचाने में नाकाम रहे तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी ट्रांसफ़र के डर से एसएचओ अपने अफसरान और सियासतदानों का हर बुरा काम करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। भाई मेरी सीट है एसएचओ की, मेरे को महीने के पैसे अच्छे खासे मिल रहे होते हैं, अगर मेरे को सीट से हटाओगे तो मैं तो घर पे आ जाऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाऊंगा। तो जब मैं सीट बचाने के लिए फिर मैं बोलेंगे इसको बंद कर दो, इसको भी करूंगा, उसको बंद कर दो, उसको भी करूंगा। ये ऊपर के जितने अफसर हैं या सियासतदान हैं या पॉलिटिशियन हैं हमसे उल्टे काम इसीलिए तो कराते हैं कि हम अपनी सीट बचाते हैं। अगर सीट बचाने का ना हो तो मेरे से कोई बंद करवा दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हम लोग अपनी सीटें बचाने के लिए गलत काम करते हैं। कभी ऐसा हुआ डीआईजी साहब का फोन आया आपने रख के बोला 500 दफ़ा इसमें ये कौन सा डीआई साहब एसएसपी साहब बड़े फ़ोन आते हैं कि यार बस इसको देख लो, कर लो, करना पड़ता है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी आड़ में फिर हम भी तो अपने दो छोड़ देते हैं, आप समझ लें, सिस्टम है ना भाई। अच्छा, अब एसएचओ पैसे कहाँ से कलेक्ट करेगा? गुटखा छालिया, कोई बिल्डर पकड़ेगा, कोई और 10 काम वहाँ पर हो रहे हैं उनके एसोसिएशन के ज़रिए से वो करेगा, तो या वो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई क्लाइंट 2 थाने में आ गए, अब उसने फ़र्ज़ करें कि उनकी मामला ठीक किया है, एक का ठीक किया, दूसरे का बिगाड़ा, दूसरे को दबाया, अब उसने फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए उनसे पकड़ लिए क्योंकि उसके दिमाग में है कि हफ्ता आ रहा है। अब जब उसने 1 लाख रुपए पकड़ लिए हैं तो उस अफसर का जो इन्फॉर्मेशन का बंदा है वो थाने में भी है, उसको 10, 15, 20 मिनट के बाद फ़ोन आता है उसी अफसर का, क्या चल रहा है थाने में,
उसने बोला साहब कुछ नहीं, सब ठीक, ऑल राइट सर। नहीं तो ये क्या हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले? उसने बोला सर वो ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हाँ तो तुम्हें पता नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ, आओ मेरे पास। तो अब तो अलल ऐलान वो कहते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं, तुम बैठ गए हो डकार मार के, मकसद उसको हिस्सा पहुंचाओ। अब अगर उसने लाख रुपया ले लिया है तो 70,000 उसने 75,000 रुपये उसने उसको भी देने हैं फौरन से जाके। इस करप्शन के समंदर में अगर कोई पुलिस अफसर अच्छा काम करना चाहे भी तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर कहीं कत्ल हो जाए, पुलिस इस केस में प्रेशर में ना आए, रिश्वत भी ना ले और तफ्तीश करके मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर भी ले तो इस पर पुलिस को शाबाश नहीं मिलती, बल्कि वो केस और मुलजिम पुलिस के लिए बोझ बन जाता है। बेटा एक मुलजिम आप गिरफ्तार करोगे ना पिस्तौल के साथ, नॉर्मल एक मुलजिम आपने गिरफ्तार किया पिस्तौल के साथ, उसको जज तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसीजर होता है ना, FIR होगी, फिर वो डायरियाँ निकलेंगी, फिर वो PDSP से पास होगा, DSP से पास होगा, SSP से पास होगा, फिर वो जाके कोर्ट में जमा होगा। यही है ना प्रोसीजर। पुलिस वाला जो पकड़ेगा किसी पिस्तौल वाले को, उसको कोर्ट तक पहुंचाने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये चाहिए, जो वो देगा रिश्वत लोगों को। कहाँ से लाएगा 4 हज़ार रुपये? पिस्तौल भी पकड़े, बंदा भी पकड़े, कोर्ट तक पहुंचाने के भी 4 हज़ार रुपये अपनी जेब से क्यों लगाएगा भाई? फिर वो यही है जिसको पकड़ा होता है उसके रिश्तेदारों को बोलते ले यार 10,000 रुपये, 4 खर्चा 6 मेरे। ये कौन सा साइंस है? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपने मुजरिम पकड़ा भी, आप कातिल को पकड़ के आप लेकर जाते हो तो कातिल को पकड़ के ले जाना कोई आसान काम है कोर्ट तक। इस मसले का भी हल निकाला गया और पुलिस थानों को डायरेक्ट बजट देने का ऐलान किया गया। लेकिन जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो वहां अच्छे इकदाम में भी लूप होल तलाश करने में देर नहीं लगती। 4 दिन पहले मैंने देखा बड़ा एक ऐलान किया उन्होंने कि जनाब हम अभी थानों को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, थाने डायरेक्ट अपने खराजात पूरे कर रहे हैं। तो एक हंसी ही आई, क्योंकि हमें ये बात पता है कि भाई SSP ने, हर ज़िले के SSP जो थे उन्होंने सिस्टम ये बना लिया कि उन्होंने अपने पास एक DDO इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में भर्ती कर लिया, डायरेक्ट अपॉइंट करा लिया। अब वो तमाम थानों के चेक वो साइन करता है, तमाम थानों की चेकबुक उसके पास हैं, तमाम थानों के पैसे वो साइन करता है, तमाम थानों के पैसे वो निकाल के अपने बाला अफसर को पहुंचाता है। करप्शन इट्स टू इट्स कोर चली गई हुई है। मैं कहूँगा 38 ईयर्स 37 ईयर्स की सर्विस है। जब मैं आया था तो मुझे उस वक्त याद है कि हमारे सीनियर कहते थे कि जी आप बड़े गलत टाइम पे आए हो, पुलिस का तो अच्छा टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन आज मैं रिफ़्लेक्ट करता हूँ, जब मैं आया था तो ये तबाही नहीं थी। जो तबाही आज है वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि करप्शन, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड करप्शन, एंड करप्शन इज़ नॉट ओनली फाइनेंशियल करप्शन बट एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट पैसों की करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई, इंतहा से ज़्यादा हो गई। इट वॉज नॉट इमेजिन कि कोई इतने सीनियर लेवल पे सीनियर ऑफिसर्स, एंड आई एम सेइंग ओपनली कि सीनियर ऑफिसर्स इतना ओपनली करप्शन में इन्वॉल्व हों। हमने तारिक असलम साहब से पूछा कि आखिर रिश्वत का पैसा अफसरान तक जाता कैसे है, तो इनका रिएक्शन बड़ा ही दिलचस्प था। यार क्या मतलब यार बड़ा यार ये तूने बहुत ख़तरनाक सवाल कर लिया। पहुँचता कैसा पैसा? बताया ना कोई किसमें क्या बताने वाली बात है? मतलब क्या वो कहते भाई पैसे जैसे भी चले ये सब पता है लोगों को यार। पैसे देने के, मैं आपको पैसे दूंगा तो कैसे दूंगा? हाँ तो बस कैश ही जाएगा। तो मैंने कौन सा वो उसको वो देने हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिटकॉइन देने या डिजिटल करेंसी देनी है? SSP को कैश में जाता है पैसा। यार देखो फिर मैं वही लेकिन रैंक के पैसे नहीं होते। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे को किसी बड़े ने लगाया, उनसे भी बड़े ने लगाया, तो फिर पैसे तो जाते ही हैं ना यार। ये तो कोई मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? और कैसे? अच्छा मैं बोलूँगा आज ही लिफाफे में जाते हैं, फिर तुम बोलोगे अच्छा सर ये बताएंगे वो 1000 वाले नोट होते हैं या 5-5 हज़ार वाले होते हैं? नहीं अच्छा 100 वाले तो नहीं होते। ये कौन सा क्वेश्चन है? चलें, ये तो सही काम करने की कॉस्ट है। आपको पुलिस के सिस्टम में मौजूद करप्शन का अंदाज़ा ये सुनकर होगा कि पुलिस को जब किसी मुलजिम को इनकाउंटर में मारना होता है तो वो भी बाकायदा एक मिशन होता है जिसमें पुलिस अफसर की मेहनत और पैसा लगता है। पुलिस की ज़बान में अगर किसी शख्स को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करना हो तो उसको फुल फ्राई कहा जाता है।
और अगर किसी ऐसे ही मुकाबले में मुलजिम को सिर्फ ज़ख्मी करना हो तो उसको हाफ फ्राई कहा जाता है। हम मीडिया पर तो सिर्फ इसी हद तक सुनते हैं कि फ़लाँ मुलजिम को जाली पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया, लेकिन ये जाली मुकाबला असल में किस तरीके से किया जाता है और इसमें पुलिस वालों को क्या मेहनत करनी पड़ती है, इसकी तफसील भी एक अजीब दास्तान है। पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में या असली पुलिस मुकाबले में बंदा मार कर मामलात सीधे करने के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए। वो कहाँ लगेगा आपको पता है? वहाँ से बंदा मारा है, मारने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया है, उसका पोस्टमार्टम होना है, डॉक्टर उस पर लिख देगा कि इसको बहुत क्लोज रेंज से गोलियां लगी हैं, तो को क्या कहलाएगा? जाली मुकाबला, कि इसको पुलिस ने मारा। डॉक्टर अगर ये लिख देता है कि उसके अंदर SMG की गोलियां नहीं हैं, पिस्टल की गोली लगी है या फलां की लगी है, तो मैच करना मुश्किल, फंसेगा। तो लिहाजा उसने 40 से 50 हज़ार रुपया डॉक्टर को देना ही देना है, जो मेडिको लीगल ऑफिसर है, ताकि उसको रिपोर्ट उसके हक में लिखे। दूसरी बात, उसके आपको तो एजेंसी ने दिया है, कुछ नहीं दिया, आपने उसके ऊपर 2 किलो चर्स डालनी है, तो चर्स कहाँ से खरीदेगा? मार्केट से खरीदनी पड़ती उसको 2 किलो चर्स, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? वो देगा। अब आप मुकाबला कैसे होगा? मुकाबला ऐसे तो नहीं है कि आपने कह दिया कि ये जा रहा था, मैंने उसको वो किया, उसने मुझे तरह गुस्से से देखा, मैंने गोली मार दी। ये मुकाबला तो नहीं है। उसके ऊपर आपने पिस्टल भी डालना है। पिस्टल कहाँ से आएगा? मार्केट में इनके जो सप्लायर हैं पुलिस के, 25,000 रुपये कम से कम एक पिस्टल की कीमत है, वर्किंग पिस्टल की। तो एक बजट लमसम जो बनता है एक फेक इनकाउंटर का, लाख रुपए तक का भी होता है। और हाफ फ्राई की बात करें आप, तो हाफ फ्राई में उसका जो बजट बनता है वो 75,000 तक का है। ऐसे नहीं है कोई इनकाउंटर, ये आप लोग तो रिपोर्टर बोलना तो बड़ा आसान काम है, इनकाउंटर मार के बंदा मारना बहुत बड़ा काम होता है, फिर उस बंदे को भुगतना उससे बड़ा काम होता है। फिर खाली भुगतना ये नहीं होता है, फिर जिसको आप मारते हैं उसकी फिर बदवाएं उनके घर वालों की अलग, वो अलग होता है। आपने बहुत चीज़ें भुगतनी होती हैं, दुनिया भी आखिरत भी। ये है उस सवाल का जवाब जो हमने शुरू में किया था कि पुलिस इतनी बदनाम और करप्ट है क्यों। लेकिन इसका जवाब जानते ही जहन में एक और सवाल आता है कि अगर पुलिस का सिस्टम इतना ख़राब है तो उसको ठीक क्यों नहीं किया जाता। और इसका जवाब और ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने डॉक्यूमेंट्री के शुरू में आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने फोर्स लोगों की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि अपनी अथॉरिटी मजबूत करने और लोगों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने के लिए बनाई थी। अंग्रेज़ के जाने के बाद इनके देसी वारिसों ने भी पुलिस को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, और इसीलिए इस निज़ाम में आज तक इस्लाहात नहीं हो सकी। दिलचस्प बात यह है कि सिंध पुलिस का SSU यूनिट, जो अहम शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करता है, उसका निज़ाम तो बेहतर कर दिया गया है, लेकिन जिस पुलिस से आम आवाम का पाला पड़ता है उसको सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। चलें ये फिनोमिना आसान अल्फाज में एक पुलिस अफसर की ज़बानी ही सुने, जो बता रहे हैं कि कैसे सिंध पुलिस को जानबूझकर इस हालत में रखा गया है। जो हमारी SSU है, ये चीज़ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बनी है। उसमें सिपाही को जो है स्टार्ट 50,000 55,000 मिल रहा होता है, विच इज़, और अलाउंसेस उसके अलावा हैं। दे हैव डेफिनेटली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कैन बी देयर, बट देयर जॉब आवर्स आर 8 आवर्स अ डे। अगर उसके, और फिर उनको यूनिफॉर्म, हर चीज़, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बट एज़ कम्पेयर टू अगर आप पुलिस वाले के आ जाएँ थाने पे, तो दैट इज़ अराउंड 38,000 स्टार्ट में मिल रहा होता है, 35 to 38,000 with excessive working conditions, with very few facilities, no uniform, और यूनिफॉर्म भी ऐसा वो हेडक्वार्टर से मिलता है, लेकिन वो इट्स गुड फॉर नथिंग। आज पुलिस में मुख्तलिफ अच्छे काम भी हो रहे हैं, सिस्टम बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है, कई नए इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। तो आपके सामने ही है ई चालान। तो ये ट्रैफिक पुलिस की करप्शन थी, एकदम ज़ीरो तो नहीं हुई, एकदम रिड्यूस होकर नीचे की हद तक आई है, बस 25% पे आ गई है 75% करप्शन। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आप देख लें कि बहुत मामला सीधे हो गए हैं। अब आप अपने इस दफ्तर में बैठ के अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं, इंटरनेशनल परमिट बना सकते हैं, लर्नर बना सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें मैं समझता हूँ बेहतर हुई हैं। फिर इसके अलावा आपका जो पुलिस का जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम था,
जो FIR करती थी, पहले किताबचे के अंदर FIR करती थी, वो मिलती थी। अब वो सारा मामला थोड़ा सा डिजिटाइज उसकी तरफ हो गया है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी गड़बड़ थी कि आप कोई भी बंदा जो पावरफुल है, उसने FIR कट गई है तो उसके बाद उसको बदलना, बयान बदलना, ये चीज़ें करना। हम आप सोचते थे कि भी 2 महीने बाद जब केस ट्रायल हो रहा है उस वक्त फैक्ट चेंज हो गए, हुकूमत चेंज हो गई, अफसर चेंज हो गया, तो वो बेनिफिट होता था। वो क्या करते थे कि उस फाइल में से बहुत सारा रिकॉर्ड ज़ाया कर देते थे, बहुत सारे बयान चेंज कर देते, तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ ये सिलसिला ठीक हो गया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का कल्चर ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मसला वही है, हुक्मरान अवाम को दबाने के लिए पुलिस को अपने सियासी असर रसूख से पाक नहीं करते। नतीजतन पुलिस का सिस्टम ख़राब ही रहता है। शायद हम सिस्टम को चेंज करना भी नहीं चाहते, क्योंकि SHO हमारे ऑफिसर्स के लिए, अगेन सीनियर ऑफिसर्स के लिए एक ऐसा जिन है कि वो अंगूठी रगड़ते हैं और SHO को कहते हैं ये होना है। अब वो चाहे कहें चांद से ये ले आओ, ये ले आओ, SHO ने वो काम करना ही करना है, बिकॉज हिज एवरीथिंग इज ऑन द स्टेक। पता नहीं somehow the other I feel कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर सकते एक सिस्टम को। देयर आर सो मेनी ऑप्शन। मेरे जैसे नालायक आदमी समझता है कि ये हम कहें कि हम 78 साल में थाने का कल्चर नहीं चेंज। आज भी कोई आदमी ये कह दे कि मेरा अजीज़ जो है वो थाने चला जाता है बगैर सिफारिश के, नहीं जाएगा, नहीं कर सके। मैं इसका रिस्पॉन्सिबल सीनियर अपनी लीडरशिप को समझता हूँ, और अगेन ये भी समझता हूँ कि ये शायद सिस्टम सूट करता है गवर्नमेंट को और तमाम ऐसे लोगों को। पुलिस को सुधारना है भाई, इसका स्ट्रक्चर सुधारो, इसको बनाओ, इसको तरीके से सिस्टम में लाओ। लेकिन फिर मैं वही बोलता हूँ, जब हर आदमी सिस्टम में आ गया, तरीके से आ गया, तो फिर उन बड़ों की कौन सुनेगा। मुल्क के बड़े हर इदारे की तरह यहाँ भी सिस्टम को इसलिए ठीक नहीं करते क्योंकि फिर इनके अपने जराइम के नेटवर्क, सियासी इंजीनियरिंग के रास्ते और गुड क्रिमिनल्स की सरपरस्ती बंद हो जाएगी। इसीलिए कराची ने पिछले 30 सालों में बड़े बड़े पुलिस ऑपरेशन देखे, लेकिन इन ऑपरेशंस के लिए पुलिस को एम्पावर या सियासी मुदाखलत से आज़ाद नहीं किया गया, बल्कि पुलिस के चंद पसंदीदा अफसरान को ऑपरेशन के लिए चुना गया और उनको हर किस्म की कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई। और इसी तरीक़ेकार ने राव अनवार, चौधरी असलम और ज़ीशान काज़मी जैसे किरदारों को पैदा किया, जिन्होंने शायद कराची में दहशतगर्दों की कमर तो तोड़ दी, लेकिन साथ ही अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता भी तोड़ दिया। राव अनवार का आगाज़ और अंजाम इसकी वाज़ेह मिसाल है। चलें आपको 1995 में लिए चलते हैं। राव अनवार को पुलिस में भर्ती हुए 6 साल हुए थे। MQM के बदनाम ज़माना कारकुनान का शहर पर राज था और रियासत अपने कायम किए हुए कंट्रोल कियोस को अपने काबू में रखने के लिए चंद बड़े नामों को ठिकाने लगाने का इरादा कर चुकी थी। ऐसा ही एक नाम फारूक दादा का था। पुलिस को टिप मौसूल हुई कि दादा गार्डन के इलाके में मौजूद है, और फिर 1:30 बजे का वक्त था। गार्डन की सुनसान गलियों में पुलिस मोबाइल लाल नीली लाइटें जलाती दाखिल होती हैं। 8-10 पुलिस वाले एक 4 मंजिला इमारत में घुसते हैं। बूटों की धमक करीब करीब के फ्लैटों में भी सुनाई दे रही है। निशानदेही पर एक फ्लैट की तलाशी होती है। सारी चीजें उथल पुथल कर दी जाती हैं, लेकिन वो नहीं मिलता जिसकी तलाश थी। MQM का बदनाम जमाना फारूक पटनी उर्फ फारूक दादा। आधे पौन घंटे की सर्च के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फारूक दादा की जो गाड़ी थी वो वहाँ खड़ी हुई थी। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा, बाबा ये वो बंदा तो घर पे तो नहीं है, तो ये गाड़ी कौन खड़ी कर गया है? उसने कहा कि ये गाड़ी तो उसकी नहीं है। बोला गाड़ी किसकी है? बोला वो तो उसके ऊपर वाला फ्लैट है उसका। तो इन्होंने पूरे जो कि गाड़ियों में बैठ चुके थे वापस भागे। दोबारा जाके उन्होंने फिर कॉर्डन किया। उस फ्लैट में से फिर फारूक दादा जो था वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ था वहाँ, और वहाँ से फिर इसको जो है वो अरेस्ट करके लेके गए थे। यूं फारूक दादा गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने अपना काम कर लिया। अब प्रोसिक्यूशन और अदालत की जिम्मेदारी थी कि इस मुबैना दहशतगर्द को सज़ा दिलवाई जाती।
लेकिन रियासत को सिस्टम फॉलो करना सूट नहीं करता था। एजेंसीज के लोग थे और सारे उन्होंने इंटेरोगेट के बाद फिर ज़ाहिर उसके हेड मनी थी और ऊपर से उन दिनों बड़े सख्त ऑर्डर्स थे कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनको आपने जो है वो मारना है। तो लिहाजा उसकी किस्मत का फैसला वही हुआ और उसको राव अनवार और उसकी टीम के हवाले किया गया। वक्त चुना जाता है सूरज तुलू होने से जरा पहले का, और जगह का इंतखाब भी ऐसा जहां आदम ना आदमजाद। एक तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ एयरपोर्ट की दीवार और बीच में कच्ची रोड। तो जाहिर है वो बहुत ज़बरदस्त इनके लिए मोहल्ले वकू था। इस तरह की कार्रवाई में ना वहाँ पर किसी का गुजर था ना कुछ था। अब सुबह सुबह अखबारों और न्यूज एजेंसियों के दफातर में फोन की घंटियां बजती हैं। बजरिया पेजर मिलने वाली इत्तलात भी हलचल मचा देती हैं, और कुछ ही देर में फारूक दादा और उसके 3 साथियों की लाशों पर कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही हैं। राव अनवार फारूक दादा को पुलिस मुकाबले में पार कर देता है। शायद कई लोग कहें कि पाकिस्तान में मुजरिमों से निपटने का यही सही तरीका है। कहाँ कोर्ट के लंबे चक्कर लगाएं और कंप्रोमाइज अदालतों के सामने पेशियां भुगतें और मुलजिम की रिहाई का रिस्क लें। इन झंझटों में पड़ने के बजाय डायरेक्ट इंसाफ कर देना चाहिए। लेकिन इस तरीक़ेकार का नतीजा क्या निकला वो भी सुन लें। शहर इस दफ़ा भी कराची था और पुलिस अफसर भी सेम था, राव अनवार। लेकिन अब वो जूनियर अफसर नहीं बल्कि बड़े इदारों का लाडला बड़ा अफसर बन गया था। राव अनवार उन बहादुर बच्चों में से है। बच्चा तो राव अनवार उनका था। फारूक दादा और लिसानी दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए मजबूरी में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ेकार इनकाउंटर का अब राव अनवार को चस्का लग गया था। सोराबगोट के एक मकामी चाय के होटल पे 3 दोस्त नकीबुल्ला महसूद, हजरत अली और कासिम, तीनों का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से बैठे हुए थे कि जब पुलिस के कुछ अहलकार आए और उनको उठा के ले गए। इसके बाद आसपास जो उनके अजीज़ व क़ारिब थे उन्होंने पता करने की कोशिश की कि कौन ले गया, कहाँ ले गया, तो उसके हवाले से उनको कोई ख़बर नहीं मिल रही थी। फिर पता बाद में चला कि 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो है हजरत अली और कासिम को रिहा कर दिया गया है। 7 तारीख को नकीबुल्ला के कुछ दोस्त अहबाब पुलिस के पास गए कि जी नकीबुल्ला महसूद के हवाले से अब तक हमें कोई ख़बर नहीं मिल रही। तो कहा गया कि जी वो तो ऊपर राव साहब के पास है। राव अनवार पुलिस अफसर, एक दहशत कैसे फैलेगी इलाके में जब तक कि मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को मारेंगे नहीं, ऐसे लोगों को कत्ल नहीं करेंगे, इनकाउंटर के नाम पे मारेंगे नहीं उनको टेररिस्ट बनाकर, तो दहशत कैसे फैलेगी इनकी। तो उस दहशत फैलाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का कोई ना कोई बंदा उसमें ये शामिल करते थे, जैसा कि रकीब उसमें मारा गया। अगर वो 3 मारे जाते तो शायद आज तक कोई उस पर बात ही नहीं होती। हजरत अली और कासिम का तो ये बयान है कि हमें पुलिस वालों ने उठाया और पुलिस वालों के उठाने के बाद हमें जो है वो आंखों में पट्टी बांध के रखा जाता था और हमें अलग अलग जगह ले जाके बारी बारी कमरों में ले जाके टॉर्चर किया जाता था। हमारे नाक के अंदर नस्वार का पानी डाला जाता था और हम जब उससे बेहोश होते थे तो फिर हमें दोबारा होश में लाया जाता था। हमें कभी नकीब के रोने पिटने की आवाज़ आती थी, कभी हमारे रोने पिटने की आवाज़ आती थी। लेकिन पता है कि खून नहीं छुपता और बेगुनाह आदमी वो किया गया। हाँ देखें, उन्होंने इसकी प्रोफाइल दी थी राव अनवार ने कि जी नकीब ये फ़लाँ दहशतगर्द था, हमारे पास पूरा उसका बुनियादी तौर पे इसी नाम का एक और बंदा था जो हब के बलूचिस्तान हब में किसी मुकदमे में, ऐसे छोटे मोटे मुकदमे में वांटेड था। उसका चालान सबमिट हो चुका था। वो पेपर के ऊपर उन्होंने इस बंदे को फिट करके वो कर दिया, मार दिया मुकाबले में। जैसा कि आप जाहिर है इनोसेंट बंदा था, तो कहीं ना कहीं और पता नहीं कितने लोग और इनोसेंट मारे होंगे, मैं समझता हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद 2023 में अदालत ने राव अनवार को इस केस में बरी कर दिया। बिग ब्रदर का आपके ऊपर हाथ हो तो आखिर अदालत की क्या मजाल कि आपको सज़ा सुनाए। राव अनवार एक शख्स का नहीं, निज़ाम के एक हिस्से का नाम है। ऐसे कैरेक्टर इस सिस्टम का असासा होते हैं। ज़मीनों पर कब्ज़े हों, सियासी इंजीनियरिंग के लिए मुखालिफिन की ठुकाई हो या दहशतगर्दों को जाली पुलिस मुकाबलों में पार करना, राव अनवार सिस्टम को सब कुछ करके देता है। अगर पुलिस ठीक हो जाए तो सिस्टम का ये खांचा भी बंद हो जाएगा। इसलिए पुलिस के सिस्टम को जानबूझकर ख़राब रखा जाता है। लेकिन पुलिस का सिस्टम ख़राब होने के बावजूद सिर्फ राव अनवार नहीं पैदा करता, इसमें कुछ अच्छे लोग भी अपना रोल अदा करते हैं और शायद इन्हीं की वजह से आज जैसे तैसे किसी न किसी तरीके से निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। मार्च 2016 में वफाकी हुकूमत ने एडी ख्वाजा साहब को सिंध का आईजी तैनात किया।
ख्वाजा साहब ने चार्ज संभालते ही पुलिस को गैर सियासी और शफाफ करने का ऐलान किया, भर्तियों का तरीक़ेकार बेहतर किया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दबाव लेने से इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत ने इनको पहले जबरी रुख्सत पर रवाना कर दिया, वो पीछे नहीं हटे तो उनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया। लेकिन कराची की सिविल सोसाइटी इनके पीछे खड़ी हुई और अदालतों के ज़रिए वो वापस अपनी पोस्ट पर बहाल हुए। एडी ख्वाजा साहब ने 2018 तक अपनी मुद्दत मुकम्मल की और इस दौरान पुलिस फोर्स में काफ़ी इस्लाहात भी की और बहुत से नालायक अफसरान को फारिग भी किया। एडी ख्वाजा साहब की कहानी जहां ये साबित करती है कि पुलिस पर सियासी दबाव होता है, तो दूसरी तरफ ये कहानी ये भी साबित करती है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर कोई मुस्बत तब्दीली लाने पर डट जाए तो मुश्किलात के बावजूद वो किसी न किसी हद तक कामयाब हो ही जाता है।